Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. In today's module, I will be teaching you about the auditing concepts. As you know कि continuously वो series चल रही है, so I will continue from that and it is basically lecture number 4. In last lecture, I have discussed in a detail about the types of audit and I will suggest कि kindly do start from first lecture क्योंकि एक consistent वे होना चाहिए पढ़ने का. डायरेक्ट आप ये लेक्चर अटेंड करोगे तो मे बी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर. Okay, now this is the lecture number 4, so I'm starting from the audit process. And the second thing is internal check, internal audit and internal control. So guys, let us discuss about the audit process. What the audit process is. As you know guys, हर सब्जेक्ट में there are certain steps and stages जिन्हें हमें फुलफ़िल करना पड़ता है. उन स्टेजेस को हम कंप्लीट करके ही एक पर्टिकुलर एक्शन या एक काम कर सकते हैं. सिमिलरली इन ऑडिट भी देयर आर वेरियस स्टेप्स जो नेसेसरी हैं हमें कंप्लीट करना ताकि हमारी ऑडिट की कंप्लीशन हो सके एंड फाइनली वी विल गिव अ रिपोर्ट. सो फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. Now in this stage we build basically the objectives. कि objectives क्या होंगे. objectives basically होते हैं tasks to be accomplished after the audit. और audit करने के बाद कौन से task कौन से targets है जो हम achieve करेंगे. as you know जब एक बड़ा सा goal होता है ना, one goal, उस one goal को achieve करने के लिए there are various steps और we can say various objectives या goal set किए जाते हैं and one by one हम move on होते हैं. तो audit objectives बनते हैं and first क्या होती है, preliminary planning होती है. Planning is always a first step in every type of thing, like in we can say in strategic management, in accounting. sometimes यही चीज़ first of all हम लोग ज़्यादातर देख रहे होते हैं कि हमें कोई भी चीज़ करने से पहले प्लान करना पड़ता है. प्रिलिमिनरी प्लानिंग के इस चीज़ की ऑडिट तो होगी, ठीक है, किन किन से कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम लिमिट कितनी हो सकती है, कि हमको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है नहीं मिल सकती है, कौन सी पॉलिसीज़ रिक्वायरमेंट होंगी, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी इस प्रोसेस के लिए. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही हमें डिसाइड करवाता है कि व्हाट इज़ अबाउट इट्स स्कोप. तो ऑडिटर स्टार्ट करता है सबसे पहले ये कि वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, जनरल प्लानिंग करता है एंड ऑडिट प्रोग्राम बनाता है. ऑडिट प्रोग्राम होता है पूरा डिटेल जिसमें वो दे रहा होता है कि भाई मैं कौन से टेस्टिंग प्रोसीजर्स उसमें यूज़ करूँगा अपने एविडेंस को गैदर करने के लिए. आई विल डिस्कस अबाउट ऑडिट एविडेंस प्रोग्राम एंड ऑडिट प्रोसीजर्स इन नेक्स्ट लेक्चर्स. सो इस स्टेप में हमारा बेसिकली यही होता है कि ऑडिट जो है कैसे साइन होगी, कैसे एप्लीकेबल होगी और लास्ट टाइम की जो हमारी ऑडिट्स की गई होती हैं उनको रिव्यू किया जाता है, यानी बेसिकली प्रिपेयर हुआ जाता है कि ऑडिट के लिए कैसे प्रिपेयर होना है. फर्स्ट स्टेप ये होता है. द सेकंड थिंग इज़ ऑडिट अनाउंसमेंट. ऑडिट अनाउंसमेंट से बेसिकली ये मतलब होता है कि जो हमारा ऑडिटर होता है वो क्या बताता है, ऑडिट इंगेजमेंट मेमो जो है मैनेजमेंट को देता है. ठीक है, इससे मकसद ये होता है मेमो में वो क्या क्या चीज़ें बता रहा होता है. वो ये भी बता रहा होता है कौन से जो है हमारी सीनियर ऑडिट कितने स्टाफ मेंबर्स होंगे जो ये ऑडिट परफॉर्म करने वाले हैं. उसके अलावा वो जो है ऑब्जेक्टिव्स बताता है, जो ऊपर स्टेज में उसने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे उस मेमो में वो स्पेशली कोर्स ऑफ ऑडिट एक्सपेक्टेशंस भी बताता है कि आइदर उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसमें वो बता रहा होता है ये सारी डिटेल. नाउ द थर्ड वन इज़ ऑडिट एंट्रेंस मीटिंग. अच्छा, वंस उसने सारा अपने जो है इंगेजमेंट मेमो में सारी डिटेल दे दी, प्लान रिव्यू प्रोसेस भी बता दी, सारी एक्सपेक्टेशंस भी बता दी, हर चीज़ की डिटेल दी, ठीक है. अब होती है एंट्रेंस मीटिंग. ठीक है, पहले एंट्रेंस मीटिंग होती है, अब उसमें मैनेजर, ठीक है, और जो हमारी ऑडिट की टीम होती है वो आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं अबाउट द स्कोप, कि क्या स्कोप है, क्या जो हमारा ओवरव्यू हमारा जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स है, डिटेल में जो है ना ऑडिटर डिस्कस करता है. ऑडिटर बताता है कि भाई मुझे कौन सी पॉलिसीज़ चाहिए होंगी, ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे एनी हाउ रिक्वायर्ड होंगी ताकि मैं अपना काम अच्छे से फील्ड वर्क कर सकूँ. ठीक है, इसमें वो ये भी बताएगा कि आइदर एक्सपेक्टेड लेंथ क्या हो सकती है ऑडिट की, क्योंकि आपकी कंपनी में माइट भी एक्सपेक्टेड ये इश्यूज़ हो सकते हैं. सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए हो सकती है, इस तरह की डिटेल चाहिए हो सकती है, इतना टाइम हो सकता है, इतना स्कोप हो सकता है मेरी उसका, यानी इसमें सारी एंट्रेंस में वो डिटेल जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं. ठीक है, एंड जो है मैनेजमेंट भी उसको समझती है ठीक से, ठीक है चलो ऑडिटर को ये चीज़ें मुझे देनी है, फैसिलिटेट करनी है. वंस ये जब मीटिंग हो जाती है तो फोर्थ स्टेप इज़ फील्ड वर्क.
अब दिस इज़ द बेसिक स्टेप जिसमें एक्चुअल काम ज़्यादा स्टार्ट होता है ना, डिटेल। इसमें ऑडिटर वर्किंग पेपर्स बना रहा होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करने स्टार्ट हो जाता है, ऑडिट प्रोसीजर्स जो है फॉलो करते हुए एविडेंस कलेक्ट करने शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे ये वॉचिंग करता है। वॉचिंग क्या होता है? वॉचर का मैंने बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शन लिखी गई है उसका पेपर एविडेंस तो होगा ना, चाहे रिसिप्ट हुई है, चाहे पेमेंट हुई है, लायबिलिटी है, कुछ भी है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को कंपेयर करता है, हाँ कि ये ट्रांजैक्शन जो लिखी गई है एक्चुअल में इसका वॉचर भी अवेलेबल है। उसके अलावा वेरिफिकेशन कर रहा होता है, एसेट्स की वैल्यूएशन देखता है कि आइदर ये सही से वैल्यू किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, वेरियस बहुत सारे अपनी ओन जजमेंट यूज़ करता है, एनालिसिस करता है, इंटरनल कंट्रोल को देखता है फील्ड वर्क में कि कितना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर से मिलता है, डिटेल्स लेता है कि भाई कितना क्या काम कैसे हो रहा है, क्या चीज़ है, लुक आफ्टर, ठीक है, मैनेजमेंट से बात कर रहा होता है। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट से एडिशनल अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करता है कि भाई मुझे स्टिल क्या एडिशनल ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। यानी डिटेल टेस्टिंग हो रही होती है यहाँ पे, ये आप समझ लीजिए। जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसे लुक आफ्टर किया जा रहा होता है, वर्किंग पेपर्स बनाए जा रहे होते हैं, फील्ड वर्क में सारी ये चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, उसके बाद होता है 5, रिव्यूइंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। अब ये है कि मैनेजमेंट में हमारा जो ऑडिटर है बेसिकली वो कोई भी वीकनेस देखता है पॉलिसीज़ में, कहीं देख रहा है कि कोई प्रोसीजरल वायलेशन हो रही है, ठीक है, कुछ काम अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हो रहा, तो ऑडिटर क्या करता है टाइम टू टाइम ना अपने हाथ से, यानी जो है जिससे उसे बेसिकली ऑडिटर कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या उनसे वो चीज़ें डिस्कस करता रहता है, ठीक है। और वो अपनी ऑब्जर्वेशंस भी बताता रहता है, इंश्योर करता रहता है ड्यूरिंग ऑडिट। ये नहीं है कि एंड में स्टार्ट से ही जो जो इश्यूज हाईलाइट होते जा रहे होते हैं वो उससे डिस्कस करता रहता है। ये चीज़ वही होती है, रिव्यू करता है और कम्युनिकेट करता है वट एवर द रिजल्ट ही इज़ फाइंडिंग, आइदर आइडेंटिफाइड एनी इशू और एसोसिएटेड रिस्क ही विल कन्वे दैम, और कुछ रिकमेंडेशंस भी देता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रॉपर वो ऑडिट रिपोर्ट में तो देता ही है, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा टाइम टू टाइम वो कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एट द एंड जिस ऑडिट रिपोर्ट देगा उससे पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। द 6th वन इज़ ऑडिट एग्जिट मीटिंग। अब जब कंक्लूजन हो गया, फील्ड वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, फॉर्मली अब मीट करता है मैनेजमेंट से। बेसिकली ऑडिट की जो टीम होती है वो मैनेजमेंट से बात करती है, इश्यूज़ डिस्कस करती है और रिकमेंडेशंस दे रही होती है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में एग्जिट मीटिंग में ही वो ऑडिट रिपोर्ट देती है, लेकिन हम 7 स्टेप बता देती हूँ कि वो ऑडिट रिपोर्ट है बेसिकली, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। तो वो इस मीटिंग में यही हो रही होती है, ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई सजेशंस दी गई होती हैं और कोई करेक्टिव एक्शंस भी सजेस्ट किए जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ सजेस्टेड कि ये चीज़ की जाए तो इससे बेटर हो सकता है आपका ओवरऑल सिस्टम। नाउ द 7th स्टेप इज़ ऑडिट रिपोर्ट, फाइनली जो बनाई जाएगी, जिसमें ओपिनियन देता है कि आइदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। ओके, उसके बाद पोस्ट ऑडिट का ये होता है कि देखें ऑडिटर ने सारा रिपोर्ट दे दिया, अब ऑडिट की जो टीम होती है वो हमेशा सर्वे लेती है, वो कहती है कि कैन यू प्लीज़ गिव अस द फीडबैक। जिस कंपनी का भी वो ऑडिट करती है वो ये कहती है कि काइंडली प्लीज़ गिव मी द फीडबैक अबाउट माई परफॉर्मेंस, कि मेरी ऑडिट प्रोसेस कैसी थी, मैंने कितने टाइम में काम किया, मेरी एफिशिएंसी, अबाउट एनी ओपिनियन अबाउट माई ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, कि मैं कितना एफिशिएंट रहूँ, ताकि इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। ऑडिट टीम भी ये चाहती है कि अगर हम लोगों से कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है तो आगे हम जो फर्दर ऑडिट्स करें दूसरी कंपनीज़ की, वहाँ पे ये इशू ना हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द 3 वर्ड्स, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इवन इंटरनल ऑडिट। ये वर्ड्स एग्जैक्टली मुझे भी कंफ्यूज करते थे जब मैं बैचलर्स कर रही थी। एट दैट टाइम इतना कंफ्यूज हो जाती थी कि ये टर्म्स तो तकरीबन सिमिलर लगती हैं, और आई थिंक सो कि मे भी दूसरों को भी यही प्रॉब्लम फेस होता हो, सो इसीलिए मैंने इनको कंटिन्यू एक साथ ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, तो इंटरनल चेक बेसिकली ये याद रखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या है? पार्ट है
इंटरनल कंट्रोल का अब ये नहीं है, इंटरनल कंट्रोल इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर सपोज, इंटरनल कंट्रोल को और क्या कहते हैं आप लोग, इंटरनल चेक पे कर दो, नो, आई सेड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल चेक एक टाइप है, एक फॉर्म है, एक छोटा सा पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। और इंटरनल चेक बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जिसमें स्टाफ की ड्यूटीज़ ऑफ अ बिज़नेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि एक बंदे का काम ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है दूसरे बंदे से। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, हायरार्की या स्ट्रक्चर जो बनता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि ऐसे यू नो कि नॉर्मली पहले इस तरह से होता था कि एक बंदा ही सारा का सारा काम करता था, बट नाउ डेज वर्क इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। एक बंदा आधा काम करता है ना, तो आधा काम फिर नेक्स्ट बंदे को दिया जाता है, फिर वो नेक्स्ट बंदा उसको काम करता है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का। आप इस तरह का सिस्टम बनाओ कि एक बंदे ने जो काम किया वो नेक्स्ट मूव ऑन हो गया दूसरे बंदे की तरफ, ठीक है। अब दूसरा बंदा उसका आगे वाला काम करेगा, लेकिन अब जब दूसरे बंदे के पास आएगा ना, तो फॉर सपोज अगर कोई मिस्टेक है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा, वो कोई एरर आया तो वो उसी वक्त उसे समझ जाएगा, तो वो क्या करेगा, फिर अगेन फर्स्ट वाले को भेज देगा कि यार तुमने ये इशू किया है इसमें अकाउंट्स में, उसको थोड़ा सा ठीक कर लो। ये क्या हो गया, डायरेक्टली आपके एरर्स या डायरेक्टली फ्रॉड जो है आइडेंटिफाई हो गया, इंटरनल चेक। और इसमें क्या है कि एक हर किसी को ड्यूटी नहीं देगी कि आप फ्रॉड को डिटेक्ट करो, नो, लेकिन वर्क इज़ डिज़ाइन इन अ वे, वर्क इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि एक का काम ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा दूसरे बंदे से। इसे बोलते हैं इंटरनल चेक। द सेकंड इज़ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट बेसिकली कंडक्ट करती है परमानेंट स्टाफ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग कि इंटरनल ऑडिट जो करता है वो एम्प्लॉई होता है, वो सैलरी लेता है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऑडिट कर रहा होता है। वो ऑडिट क्यों करता है, वो इसीलिए करता है ताकि देखे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही से अचीव कर रही है, नहीं कर रही है, कितनी इफ़ेक्टिव है, उसकी जो मैनेजमेंट है उसका कितना कंट्रोल है, प्रोसेसेस कितनी अच्छी से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये इंटरनल ऑडिटर का काम था, एग्जामाइन करना कि अकाउंट सही से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स द इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ इंटरनल ऑडिट तो बिल्कुल बात ही अलग हो गई, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, लेकिन एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो चेक करता रहेगा। नाउ द थर्ड वन इज़ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल क्या है, अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू ऑब्टेन टू प्लान द ऑडिट एंड टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट और टेस्ट टू बी परफॉर्म। बेसिकली इंटरनल कंट्रोल होता है जनरल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, यानी ओवरऑल सिस्टम के मैनेजमेंट कितना अच्छे से चल रहा है। इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का पूरा कहते हैं ना कि हम मैनेजमेंट कितना अच्छे से काम करिए, उसको कंट्रोल किया जाए, या ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम की बात की जाती है। भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर है सही रन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल करना, कोई प्रीवियसली आइडेंटिफाई इशू है उस पर बात करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे मैनेज करें, वो भी इंटरनल कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो ये होता है हमारा इंटरनल कंट्रोल, जिसमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को कंट्रोल किया जाता है, ओवरऑल मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाता है ताकि ओवरऑल वर्किंग अच्छे से चले। ये ओवरऑल सिस्टम है, ये ऑडिटर का काम नहीं है बेसिकली कि वो कंट्रोल सिर्फ करेगा। इंटरनल कंट्रोल ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम को बोलते हैं, जो मैनेजमेंट और ओवरऑल जो हमारे हेड्स कर रहे होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए। तो ये हो गई तीन चीज़ें हमारी। वन इज़ इंटरनल चेक, जो मैंने आपको बताया वर्क इस तरह से डिज़ाइन होगा कि ऑटोमेटिकली एक का काम दूसरे बंदे से चेक हो जाएगा। सेकंड वन इज़ इंटरनल ऑडिटर, जो भाई चेक एंड एग्जामाइन कर रहा होता है अकाउंट्स वगैरह को, या ओवरऑल लुक आफ्टर कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली कि काम सही हो रहा, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल ओवरऑल मैनेजमेंट के कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं, जो ओवरऑल कंट्रोल को देख रहा होता है। तो ये हो गई हमारी तीन टर्म्स। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से वॉचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन और मैनी मोर थिंग्स डिस्कस करूँगी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू।